गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिडवेल हिस्ट्री की। फ्रेंड्स, आज है मंडे। आज लाइव क्लास होनी थी, फिर भी मैं आज समय नहीं निकाल पाई, इसीलिए मैं आपको ऑफलाइन में ही ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आज मंडे को 4 PM जो लाइव क्लास होनी थी आज भी पेंडिंग रहेगी। नेक्स्ट मंडे हम ट्राई करेंगे लाइव क्लास में आने के लिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं इस लाइव क्लास को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल हम ऑफलाइन पे ही स्टडी कर लेते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसी तरह के इतिहास बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या आई बटन के माध्यम से भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो कौन से वीडियो अवेलेबल हैं इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा है, इक्ता क्या था? इक्ता एक जमीन का टुकड़ा था। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2009 में, पीजीटी हिस्ट्री 2010 में। तो इक्ता वह भूमि कहलाती थी जो सैनिक सरदारों को सेना रखने के उपलक्ष्य में प्रदान की जाती थी, जिसकी आय से सरदार अपनी सेना का प्रबंध कर सके। इस प्रकार इक्ता भूमि शासकीय जमीन का एक टुकड़ा थी जिसका मालिक मुक्ता कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत युग में मंजलिस-ए खलवत क्या थी? तो मंजलिस-ए खलवत थी सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। व्याख्या देख लेते हैं। सुल्तान ने परामर्श देने के लिए मंजलिस-ए खलवत एक मंत्री परिषद थी। गुलाम युग में इस परिषद की 4 मंत्रियों की संख्या होती थी जो 4 स्तंभ माने जाते थे। बाद में इसकी संख्या 6 हो गई। वजीर, आरिज-ए मुमालिक, दीवाने रिसालत, दीवाने इंशा, सद्र उस सुदूर, दीवाने काजा और सुल्तान मंजलिस खलवत में सभी को ना बुलाकर अपनी मर्जी से कुछ ही लोगों को बुलाता था। तो इसको जरूर ध्यान रखिए, कितने लोग, इनकी संख्या कितनी थी? 6 थी। और जो लोग सम्मिलित थे वो थे वजीर, आरिज मुमालिक, दीवाने रसालत, दीवाने इंशा और सद्र उस सदूर, दीवाने कजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक लाल बख्श के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन काफी रिपीट हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में भी आया है, तो आपको भी ध्यान होगा कि कौन है लाल बख्श। तो लाल बख्श था कुतुबुद्दीन ऐबक। पीजीटी हिस्ट्री 2009 का ये प्रश्न रहा है। इसके अलावा जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 का ये प्रश्न रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासकों में एक उदार शासक था। उसकी उपाधि लाल बख्श की थी। अपनी उदारता के कारण, लाखों का दान देने के कारण उसे यह उपाधि दी गई थी। उसकी दूसरी उपाधि कुरान खां भी थी क्योंकि उसे पूरी कुरान मौखिक रूप से कंठस्थ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बडशाह भी पुकारा जाता था? तो ये था जैनुल आबदीन। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। व्याख्या देख लेते हैं। कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन 1420 से 1470 तक कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसने अपने पिता सिकंदर 1389 और 1413 ईस्वी द्वारा विनष्ट किए गए हिंदू मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, जिसे ब्राह्मणों को कश्मीर से निकल जाने के लिए बाध्य किया गया था। उन्हें स्वदेश आने के लिए प्रेरित किया।
उसने जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषेध कर दिया। कश्मीरी लोगों ने उसे बदशाह यानी महान नरेश की उपाधि से नवाजा था। उसकी उदार नीतियों के कारण उसे कश्मीर का अकबर और मूल नियंत्रण व्यवस्था के कारण कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ये प्रश्न एनटीए यूजीसी नेट का आया हुआ प्रश्न है। इस यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन ये यूजीसी नेट का प्रश्न रहा है। जिन्होंने अगर सॉल्व किया होगा ओल्ड पेपर तो वो पहचान भी सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ हमें पहचान करनी है कि कौन से कथन हमारे सही हैं। तो सबसे पहले दे रहा है, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा से प्राप्त की। बिल्कुल सही है। फिर द्वितीय कहता है, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन को हराकर लखनौती पर अधिकार कर लिया। तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो उत्तर बन जाएगा, नीचे चेक कर लेते हैं, 1 और 2 दोनों के दोनों ही करेक्ट है। और एलटी ग्रेड एग्जाम 2018 का यह प्रश्न रहा है। तो फ्रेंड्स, आपके कंटिन्यू कमेंट्स आते हैं और यहाँ मैं नाम लेना चाहूँगी पवन और अनुश्री का, जो कि कंटिन्यू मेरे से कनेक्ट हैं और उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो स्पेशली आपको मैं यही कहना चाहूँगी, एक वीडियो के माध्यम से आप सबको गुड मॉर्निंग। और इस तरह से कमेंट करते रहिए तो मुझे पता भी चलता है कि कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सभी भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट ज़रूर लेती हूँ। और फिर से अनुश्री और पवन को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। आप चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे तो आप खुद में देखेंगे कि काफ़ी आपको इतिहास में जो इम्प्रूवमेंट है वो खुद दिखने लगेगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं और यहाँ हम व्याख्या पर आ जाते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। उसने सुल्तान पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त किया। फरवरी 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा का प्रतिनिधि स्वीकृति पत्र को लेकर दिल्ली पहुंचा। 1211 ईस्वी में हुसामुद्दीन एवाज खिलजी सुल्तान गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर बंगाल की गद्दी पर बैठा। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने युद्ध में गयासुद्दीन को पराजित करके उसकी राजधानी लखनौती पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों ही सही है, जैसा कि हमने टिक किया है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया? तो वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। अब अबुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो, जिसे प्रायः अमीर खुसरो के नाम से जाना जाता है, का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं एवं विषयों का प्रयोग किया। दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली शहर का निर्माण कराने वाला था अनंगपाल। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। दिल्ली शहर का निर्माण ऐतिहासिक दृष्टि से अनंगपाल तोमर ने करवाया था, जिसका वर्णन पृथ्वीराज रासो में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया? तो जो काजी नियुक्त हुआ है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तुगलक ने उसे
दिल्ली शहर का काजी नियुक्त किया? इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं के बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रेहला है। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिरजाबाद किसके द्वारा रखा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2010 और पब्लिक सर्विस कमीशन इंडियन हिस्ट्री 2004 का ये प्रश्न रहा है। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह को 1303 ईस्वी में पराजित कर चित्तौड़ का नाम खिरजाबाद रख दिया था। किस दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसूरी तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे? तो ये विद्वान रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। और पीजीटी हिस्ट्री 2010 का ये प्रश्न रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभुसूरी और राजशेखर को अपने दरबार में सम्मानित किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को तिथि क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो तिथि क्रम अनुसार अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले हमारा आ जाता है गुजरात, इसके बाद रणथंभौर और इसके बाद हम रखेंगे चित्तौड़ और सबसे लास्ट में तेलंगाना। फिर से रिपीट करते हैं, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और तेलंगाना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न रहा है पीजीटी हिस्ट्री 2011 का। तिथि भी देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का व्यवस्थित तिथि क्रम अनुसार वर्णन इस प्रकार से है। गुजरात विजय जो कि हुई है 1298 ईस्वी में, रणथंभौर विजय 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में और तेलंगाना विजय हुई है 1309 या 1310 कह सकते हैं। वह मामलुक सुल्तान जो राजत्व के दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था, तो किसने स्थापित किया था? ये था बलबन। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है, बलबन राजत्व के दैवीय सिद्धांत का पक्षधर था। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का प्रमुख कारक था? तो जो प्रमुख कारक था वो था एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार हमारे प्रैक्टिस सेट में रिपीट हुआ है। उम्मीद है आप सभी को लर्न भी हो गया होगा। तो और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2011 में। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का मुख्य कारक यह था कि वह एक शक्तिशाली सेना का निर्वाह करना चाहता था और इसका वर्णन जियाउद्दीन बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान था? तो ये था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2011 में। सल्तनत काल के दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला अकेला भारतीय मुसलमान नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर नहीं लगाया? तो जो कर नहीं लगाया था वह था किस्मत ए खोती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। बाकी सभी कर इसके द्वारा लगाए गए थे, खराज, घरी और चराई। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। अलाउद्दीन खिलजी ने किस्मत ए खोती नामक कर नहीं लगाया। घरी एक आवास कर था। चराई एक दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर था, मतलब जो पशु दूध देते थे उन पर लगाया जाता था। जकात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। किस्मत ए खोती व हुक ए खोती परंपरा जमींदार वर्ग द्वारा किसानों से लिए गए कर थे।
दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो जो लंबी अवधि तक शासन करने वाला राजवंश है वह है तुगलक वंश। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। यहाँ हम एक बार डेट वाइज देख लेते हैं। गुलाब वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 तक शासन किया। फिर खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक, लोधी वंश ने 1450 से 1526 ईस्वी तक और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। इस प्रकार तुगलक राजवंश ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया है। बहलोल लोधी किस प्रांत का गवर्नर था? तो बहलोल लोधी लाहौर प्रांत का गवर्नर था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। 1451 ईस्वी में जब सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली का तख्त छोड़ा, उस समय बहलोल लोधी लाहौर और सरहिंद का सूबेदार था। उसने अपने वजीर हमीद खां की मदद से दिल्ली पर कब्जा किया और लोधी वंश की नींव डाली। दारुल हर्ब था, तो दारुल हर्ब क्या है? ये है हिंदू राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2011 का ये प्रश्न रहा है। दारुल हर्ब एक हिंदू राज्य क्षेत्र था। इस क्षेत्र को समाप्त करना ही मुसलमान शासकों का मुख्य उद्देश्य था। इस क्षेत्र के लोगों को इस्लाम में परिवर्तन करके सभी इस्लाम को स्वीकार करना भी था। निम्न में से कौन एक महिला मध्यकालीन युग में शासिका नहीं रही? तो यहाँ शासिका का नाम दिया है रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा, ताराबाई। तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा रोशन आरा। ये शासिका नहीं रही है, बाकी सभी शासिका रही हैं। और ये प्रश्न आया हुआ है पीजीटी हिस्ट्री 2011 का। शाहजहां के मुमताज महल में से उत्पन्न 14 संतानों में केवल 4 पुत्र और 3 पुत्रियां ही जीवित बचे, जिनका नाम था जहां आरा जो कि 1614 में, दारा शिको 1615 में, रोशन आरा 1617 में, औरंगजेब 1618 में, मुराद बख्श 1629 में, गौहन आरा 1631 में। प्रश्नगत विकल्पों में रोशन आरा के अतिरिक्त रजिया सुल्तान और रुद्रमा देवी ताराबाई ने अपने समय में शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी। तो ये राजकुमारी थी, लेकिन इन्होंने शासन नहीं किया था। निम्न सुल्तानों में से कौन स्वयं को नायब ए खुदाई कहलाता था? नायब ए खुदाई इनमें से कौन कहलाता था? तो ये कहलाता था बलबन। बलबन ही एक ऐसा शासक था जो स्वयं को नायब ए खुदाई कहलाता था। बलबन के राजस्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहला यह कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त होता है। द्वितीय कि सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। दीवाने अर्ज सैन्य मामलों से संबंधित विभाग को किसने प्रारंभ किया? तो इस विभाग का प्रारंभ करने वाला था बलबन। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या देखते हैं। सैन्य मामलों से संबंधित विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए अब उसने अपना सेना मंत्री इमाद उल मुल्क को नियुक्त किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है और कल हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 दिन हम मॉडर्न सॉल्व करते हैं और 2 दिन एंशिएंट, 2 दिन मिडवेल। तो आज हमने मिडवेल के 2 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और कल से हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट पर। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हैं जिनकी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है। इन सभी प्लेलिस्ट के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें
ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे एनटीए यूजीसी नेट का, जिसको कि मैंने डिवाइड करके अपलोड किया है, पीजीटी हिस्ट्री का, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, और यूपी HESC के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते थे उसके ओल्ड पेपर यहाँ मिल जाएंगे आपको। तो ओल्ड पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट के लिए अगर आप हिस्ट्री से अपनी स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और NCERT की जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है उसके वीडियो मिल जाएंगे। फिर आप शॉर्ट में अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी करना चाहते हैं इतिहास का तो वो भी अवेलेबल है। तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक के माध्यम से क्लिक करें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज मंडे था और आज लाइव क्लास का डेट था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं स्टार्ट कर पा रही हूँ, लेकिन जल्द ही मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूँगी। तो उम्मीद रखिए जल्दी ही स्टार्ट होगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।